गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है नई औद्योगिक नीति 1991 और इस औद्योगिक नीति की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो से पूर्व आपने जो चीजें देखी थी वो थी इस जो नीति है इसकी इसके जो उद्देश्य थे उनके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था इससे पूरे वीडियो में। तो आज हम इसकी विशेषताओं पर डिस्कस करेंगे कि इस नीति के अंतर्गत जो नई औद्योगिक नीति बनाई गई थी इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, किस प्रकार की इसमें सहूलियत दी गई थी, कुछ क्या क्या चेंज फेवर में हुए, कुछ अनफेवर में हुए, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इस औद्योगिक नीति की जो पहली विशेषता वो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग। तो इसमें कुल 8 उद्योग रखे गए हैं आरक्षित जो उद्योग, जिससे अन्य कोई व्यक्ति है, निजी व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल सरकार ही इन उद्योगों को चला सकती है। तो ये कौन कौन से जो उद्योग थे इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से उद्योग हैं जो केवल उनका सरकार का ही आधिपत्य रहेगा, दूसरा कोई निजी व्यक्ति या कोई निजी कंपनी है वो इसको नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो इसमें है वो है अस्त्र शस्त्र, जंगी जहाज और जलपोत। ये गवर्नमेंट के अंदर कंट्री आएगा और गवर्नमेंट ही इनको बना सकती है, सरकार की कंपनियां बनाएगी। परमाणु शक्ति के, कोयला के, खनिज तेल और लौह अयस्क, सोना, हीरा, गंधक, मैग्नीज आदि का खनन, ये सारा गवर्नमेंट के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तांबा, जस्ता, सीसा और टिन, ये उद्योग है, ये भी सरकार के अंदर ही आएंगे। परमाणु शक्ति खनिज है, जो जमीन से जो परमाणु शक्ति के जो भंडार है या परमाणु शक्ति से संबंधित जो खनिज है वो जमीन से निकलेगी, वो उनका खनन भी है जो सरकार की कंपनियां ही करेगी। रेलवे, परिवहन आदि। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो किसके अंतर्गत आती है, केवल सरकारी उद्योगों के अंतर्गत आती है। सरकार ही इनका है जो इनका संचालन करेगी और संपूर्ण इनकी देखरेख सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो ये है कुछ ऐसे उद्योग। इसके बाद में औद्योगिक लाइसेंस, इसके अंतर्गत है कि 18 ऐसे उद्योग है उनको छोड़ करके बाकी जो उद्योग है उनमें किसी भी प्रकार की लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो नई औद्योगिक नीति थी इसमें इसकी ये विशेषता है कि इसमें 18 जो उद्योग है उनको छोड़कर, यानी ये जो 18 उद्योग अभी डिस्कस करेंगे इनपे कौन कौन से है, उनमें केवल लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा किसी प्रकार के जो उद्योग है उनमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति आसानी से इनको बिना लाइसेंस के स्टार्ट कर सकता है। तो ये कौन से उद्योग है जो बिना लाइसेंस के नहीं हो सकते, इनमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो उद्योग है वो है, उनको दिया गया परिशिष्ट 2 में वर्णित 18 उद्योग। ठीक है, तो ये परिशिष्ट 2 जो 2 के अंतर्गत कौन से 18 उद्योग है उनको मैंने लिख रखा है, आप देखेंगे। कोयला, पेट्रोलियम, शराब, चीनी, पशु चर्बी एवं पशुओं का तेल, चर्बी से निकलने वाला तेल है ये, सिगार, तंबाकू, सिगार एवं तंबाकू, एस्बेस्टन, प्लाईवुड, चमड़ा और फर की खाल, कार, कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायुयान एवं रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक सामग्री, खतरनाक रसायन, औषध निर्माण, मनोरंजन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी मनोरंजन के लिए जो ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो उनके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी लाइसेंस की। और श्वेत वस्तुएं, श्वेत वस्तुओं में 3 चीजें रखिए, फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन। यानी इनमें ये जो 18 उद्योग है यदि इनको कोई स्टार्ट करना चाहता है तो इसमें लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आप इनको छोड़ करके कोई भी उद्योग है वो आसानी से संचालित कर सकते हैं बिना लाइसेंस के। तो ये है कुछ उद्योग। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है विदेशी विनियोग। तो हम जानते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी विनियोग कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनसे बड़ी मात्रा में हमें अर्निंग होती है। किस माध्यम से? सबसे पहले तो देश में जब ये विदेश विनियोग इन्वेस्टमेंट होता है, कोई कंपनी आती है, तो ये रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत होती है। देश में रहने वालों को नई नई चीजें मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट को टैक्स का फायदा होता है। तो इस तरीके से यदि और इसके अलावा हम बात करें तो एकाधिकार से भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती है। तो कहने मतलब ये है कि ये इनको भी सेटअप करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए
इनको जो विदेशी कंपनियां हैं जो विदेशी निवेश के लिए आई है, इनको 51% विदेशी हिस्सा पूंजी की स्वीकृति देने पे विचार किया गया कि ये जो कंपनी आ रही है इनकी जो हिस्सा पूंजी है यानी शेयर जो कैपिटल है वो 51% इन्हीं के अंडर है, यानी 51% इसके पास होता है। संचालन अधिकार है जो संचालक मंडल का जो नियुक्ति का और का सारा है जो इन्हीं के अंडर आ जाता है, ठीक है। और इसको जो आगे लागू करने के लिए एक विशेषाधिकार बोर्ड की स्थापना की गई और इसके माध्यम से जो इस पर डिस्कस किया गया कि विदेशी जो निवेश हमारे देश में बहुत जरूरी है और इसको यदि किया जाता है तो रोजगार और प्रोडक्शन और टैक्स के रूप में सरकार की आय है जो बहुत बड़ी मात्रा में होती है, तो ये फायदा है। यहाँ बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, विदेशी प्रौद्योगिकी। तो विदेशी प्रौद्योगिकी की बात करें तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकें, यानी विदेश से यदि हम किसी प्रकार की कोई तकनीकें आयात करते हैं तो हमें पेमेंट भी करना पड़ता है। तो सरकार ने इस जो है नीति के अंतर्गत है जो एक विशेष चीज रखी कि यदि 1 करोड़ तक की राशि का भुगतान आपको करना है किसी टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए, तो उसमें आपको किसी भी सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही उसको बेरोक टोक कर सकते हैं। तो 1 करोड़ का भुगतान है जो आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसमें एक चीज रखी गई। इसके अलावा इसमें रखा गया कि अपने विक्रय का 5% तक आप बिना रोक टोक काम कर सकते हो और निर्यात का 8% तक है जो बिना रोक टोक के आप काम कर सकते हो। उससे ज्यादा करोगे तो आपको है जो टेक्नोलॉजी आपको निर्यात करनी है, आयात करनी है, तो आपको है जो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक चीज इसमें रखी गई है। बात करें सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग धंधे हैं, ठीक है, उनको भी हाईटेक बनाया जाए, कुछ उसमें नवाचार किया जाए। यदि बीमारी गए हैं तो उनको पुनः स्थापना किया जाए, जो स्लो चल रही है उन्हें प्रबंध व्यवस्था यदि बिगड़ी हुई है तो उसको सुधारा जाए। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के जो उद्योग है उनको पनपाने का है जो इसमें जो प्रयास किया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता था। तो इसकी विशेषताओं में इसको शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले हाईटेक करना, तो गवर्नमेंट जो कंपनीज है जितनी भी है उनको हाईटेक करना, उसमें विशेष प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, बीमार इकाइयों को पुनः स्थापना करना है, उनको सहायता देना। तो जो बीमार इकाइयां हैं यानी ऐसे उद्योग जो बिल्कुल मरे मरे चल रहे हैं, बिल्कुल ही लागत पे आ गए हैं, लागत ही नहीं उनसे वसूल की जा रही है, तो जो लॉस में चल रहे हैं उनको वापस से रीसेटअप करके उनको कुछ नवाचार करके उनको वापस आगे बढ़ाया जाए। तो ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है। और अधिक व्यवसायिक बनाया जाए, तो जो सरकारी कंपनियां हैं इनको अधिक व्यवसायिक बनाया जाए, प्रबंध व्यवस्था में किस प्रकार की कोई कमी आ रही है तो उसको सुधारा जाए आदि जो इसके अंतर्गत है जो मुख्य है जो चीजें जो इसमें रखी गई है। तो ये इसकी विशेषता थी। तो इस प्रकार से यदि बात करी जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र यदि शानदार तरीके से डेवलप होगा तो मेरे ख्याल से सरकार को भी बड़ी मात्रा में फायदा होगा। सरकार को फायदा है तो वो सरकार जितना भी फायदा होती है जनता के लिए ही वो यूज में लिया जाता है। तो बड़ी मात्रा में यदि गवर्नमेंट की इनकम होगी तो जनता को बेनिफिट मिलने वाला है। तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है एमआरटीपी एक्ट यानी एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम। तो इसकी जो है समाप्ति कर दी गई और ये जो अधिनियम है जो एकाधिकार से संबंधित था, इसमें जो सरकार यानी इसमें किया क्या गया, इसमें ये किया गया कि यदि जैसे मान लो कोई पहले से बड़ी कंपनियां सेटअप उन्होंने अपना किया हुआ है, वो यदि कोई नया काम कर रहे हैं या नया इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ नया उसमें कर रहे हैं तो उनको नई यदि कोई दूसरी कंपनी सेटअप करे या अपनी कंपनी को बढ़ा रहे हैं तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो लेकिन अब क्या किया गया इस नीति में, इसमें जो ये एक्ट है इसको पूर्णतः इसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी अपनी फर्म को और ज्यादा बढ़ा सकती है, कोई नई कंपनी भी खोल सकती है अपनी कंपनी के नाम से। तो इस तरीके से ये जो एमआरटीपी एक्ट है इसको भी हटा दिया गया। और हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की श्रम संबंध, तो श्रम संबंध की बात की जाती है तो श्रमिकों के साथ यदि कंपनियों के जो नियोक्ता है या जो संचालक है या जो कंपनी मालिक है उनके साथ यदि अच्छे संबंध रहेंगे तो निश्चित रूप से जो कंपनी है बहुत शानदार तरीके से बेहतर तरीके से काम करेगी। और यदि अच्छा व्यवहार नहीं हो पाता लेबर के साथ में, श्रमिकों के साथ में, तो कहीं न कहीं वो संघर्षों वाली स्थिति है जो उत्पन्न होती है। और ये संघर्ष किसी न किसी स्थिति में देश में या अन्य कहीं पर भी मान लेते हैं इनको तो अच्छे नहीं होते हैं। तो आपसी संघर्ष है
जो नियोक्ता और जो श्रमिक है उनके बीच में वो कभी नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार से ऐसी कंडीशंस यदि आ भी जाती है तो उसको दूर करने का जो प्रयास किया जाना जरूरी होता है। तो इसलिए श्रमिकों के बीच में संघर्ष या मालिकों के बीच में संघर्ष है जो उससे मुक्ति के लिए इस नीति के अंतर्गत एक विशेष प्रावधान किया गया, जिसमें ये तय किया गया कि श्रमिकों और मालिकों के बीच में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हो। यदि संघर्ष यदि हो भी जाए किसी बात से मनमुटाव होता है तो सरकार उसमें बीच बचाव करेगी और कोई नया रास्ता निकालेगी। तो ये है जो कुछ इसमें चीजें रखी गई थी। लास्ट यदि बात करें लघु उद्योग क्षेत्र, तो लघु उद्योग क्षेत्र में भी कुछ नियम बनाए गए कुछ इस नीति के अंतर्गत है, जो कि आप देख रहे हैं कि 24 दिसंबर 1999 से लघु उद्योग सीमा पहले जो 3 करोड़ थी उस टाइम, उसको घटा करके कितना कर दिया गया, 1 करोड़ कर दिया गया। और जो अत्यंत जो छोटी इकाइयां थी, ठीक है, जो और भी जिनकी पूंजी कम थी, तो उनको उनकी जो निवेश सीमा वो कर दी 25 लाख रुपए। तो इस तरीके से कुछ निवेश सीमा है जो इसमें कमी की गई। और वर्तमान में देखा जाए तो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक जो भारी उद्योग है, लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं, इसमें भारी मशीनरी है लगी हुई है, तो उसमें निवेश सीमाएं 5 करोड़ से 10 करोड़ तक इसकी बढ़ाई गई है। तो कहने मतलब ऑल ओवर ये वर्तमान स्थिति, लेकिन ये जो नीति नई नीति थी उसमें ये चीजें हैं जो तैयार की गई। तो ऑल ओवर हमने इसकी विशेषताएं जानी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।